तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। बहुत सारी सीक्रेट थिंग्स थी मंडे नाइट रॉ पे जिसके बारे में डिस्कशन जरूरी है। इसके अलावा रॉ का आना लगभग तय हो चुका है रेसलमेनिया के लिए, और रोमन रेंस के लिए अब मामला ज्यादा टेंशन वाला हो गया रेसलमेनिया में, क्योंकि उनको दोनों नाइट्स को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा। और डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली कितने बड़े कलाकार रहे हैं आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ। तो मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में बेकी लिंच का मैच था, पावर बॉम्ब पड़ता है उनको, जिसके बाद वो मैच से बाहर ही हो गई थी। और ऑफ एयर रॉ ऑफ एयर जाने के बाद बेकी लिंच का था एक प्रोमो, और उस प्रोमो में बेकी लिंच ने फैंस का थैंक यू बोला। जब वो बाहर थी तब उनकी गुड विशेस के लिए भी थैंक यू बोला बेकी लिंच ने, और थोड़ा फैन फेवरेट आप प्रोमो इसे कह सकते हो। तो ये सारा सीन था मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद। लेकिन एक चीज और भी हुई थी मंडे नाइट रॉ पे जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, और मैं बात कर रहा हूँ एलेक्सा ब्लिस ने जब बेकी लिंच को सिस्टर एबिगेल लगाने की कोशिश करी। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि उस पर्सोना से बाहर आ चुकी है एलेक्सा ब्लिस, और अब शायद वो वापस फिर उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि ब्रे वाइट भी आ चुके हैं। तो उनका असर एलेक्सा ब्लिस पे पहले भी होता था और अब भी शायद हो रहा है। और इसी मैच की प्रिपरेशन से पहले भी हमने ब्रे वाइट का लोगो देखा था एलेक्सा ब्लिस जब खुद को प्रिपेयर कर रही थी इस मैच के लिए। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रे वाइट एलेक्सा ब्लिस को ज्वाइन तो नहीं करने वाले, चाहे वो कोई भी पर्सोना हो, ब्रे वाइट हो या द फील्ड हो या फिर वो जो पपेट्स वाले ब्रे वाइट थे। ब्रे वाइट एलेक्सा ब्लिस को ज्वाइन नहीं करने वाले, लेकिन ब्रे वाइट का असर इतना ज्यादा है कि एलेक्सा ब्लिस भी इस चीज से दूर नहीं रह पा रही हैं, और सिंपली ब्रे वाइट की मतलब जो पूरा कैरेक्टर है उसको इनहेंस ही करता है, चाहे वो एलेक्सा ब्लिस पे उनका असर ही क्यों ना हो। तो ब्रे वाइट की शक्तियां रॉ पे भी दिखाई दे रही हैं, और स्मैकडाउन पे तो एलए नाइट से पूछ लो आप जाके क्या हो रहा है उनके साथ। तो खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को रॉ के मामले में। तो सबसे पहले आपको पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बता देता हूँ, वो है 1.66 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते लगभग 5% और गिर गई व्यूअरशिप, और इस हफ्ते व्यूअरशिप है 1.53 मिलियन व्यूअर्स। तो रॉ का सीन लगातार डाउनफॉल पे जा रहा है। इसमें एनएफएल का रोल है, हम एनएफएल का रोल को बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते या छोटे में नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ पे ज्यादा स्टार्स की जरूरत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, रॉ 3 घंटे का शो है। ऐसे में ऑडियंस को बांध के रखने के लिए आपको स्टार पावर की जरूरत पड़ेगी, और स्टार्स है नहीं। लेकिन मैच की क्वालिटी काफी अच्छी हुई है मंडे नाइट रॉ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको स्टार्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने कोई बड़ा पेपर व्यू हो तो उसके बिल्डअप के दौरान आप अच्छी चीजें कर सकते हो, लेकिन पेपर व्यू अभी बहुत दूर है। और अगर बात की जाए चैंपियन की, तो चैंपियन का तो क्या ही कह सकते हैं, स्मैकडाउन पे रोमन रेंस नहीं आते हैं तो रॉ पे क्या ही आएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मसाला डालना पड़ेगा, कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, और ऑडियंस को या फैंस को चाहिए मसाला, चाहे इंडिया हो चाहे वो अमेरिका, आपको बढ़िया चीजें करनी पड़ेंगी। और अब चलते हैं आगे, एक बहुत ही बड़ी न्यूज के बारे में बात करता हूँ। मतलब बहुत दिनों से ये चीज चल रही थी, लेकिन मैं ईडब्ल्यू को उतना कवर करता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इसको पूरा एक बैक स्टोरी के साथ कवर करने वाला हूं। और मैं बात कर रहा हूं विलियम रीगल के बारे में। बहुत सारी न्यूज चल रही थी पिछले 2 हफ्ते से विलियम रीगल के बारे में, और उन सारी चीजों को मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो बात कुछ ऐसी है, और जिनको नहीं पता विलियम रीगल के बारे में, तो रेसलर कम है लेकिन माइंड से बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत ही खिलाड़ी आदमी है, बहुत तगड़ी समझ रखते हैं प्रो रेसलिंग की। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रिलीज कर दिया था पिछले साल, और वो चले गए फिर एडब्ल्यू में। वहां पे उन्होंने ब्लैक कॉम्बैट क्लब बनाया, जिसमें कि डैनियल ब्रायन थे, जॉन मॉक्सली थे, हमारे सिजारो भी थे, और एक थे मूटा। और अभी लेटेस्ट में विलियम रीगल अपने ही पार्टनर्स पे टर्न हो गए, यानी कि जॉन मॉक्सली पे टर्न हो गए जब वो चैंपियन थे, और जब टर्न हुए तो इसका फायदा मिला एमजेएफ को, और वो बन गए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एडब्ल्यू के। विलियम रीगल ने एमजेएफ को भी ज्वाइन कर लिया था, और ज्वाइन करने के अगले ही शो में विलियम रीगल पे अटैक कर दिया एमजेएफ ने, यानी एमजेएफ भी टर्न कर गए विलियम रीगल पे। और ये 2 बैक टू बैक टर्न जो हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब एक तरीके से भौकाल सा बन गया कि विलियम रीगल के साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बाद में पीडब्ल्यू इनसाइडर्स ने हमें ये बताया कि ये विलियम रीगल की एडब्ल्यू में आखिरी अपीयरेंस थी, इसके बाद वो कभी नजर नहीं आएंगे, और वो एडब्ल्यू से डन कर चुके हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विलियम रीगल बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस भी कर रहे हैं, और एडब्ल्यू से उनका जाना भी कंफर्म है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका डील का डिस्कशन भी लगभग कंफर्म न्यूज है। तो अब विलियम रीगल ट्रिपल एच को ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप शायद वो रॉ के जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, जैसे वो एनएक्सटी में हुआ करते थे। और एक चीज बताता हूँ आपको, एनएक्सटी जो कि एक रियलिटी शो टाइप का था, उसे एक प्रेस्टिजियस ब्रांड बनाने में, एक रोस्टर बनाने में बहुत बड़ा रोल था विलियम रीगल का। और बहुत से लोग इस मतलब एक इंस्टेंट जो पूरी न्यूज आनी शुरू हुई, इससे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे विलियम रीगल को कि यार एकदम गया, फिर वापस भी आने को तैयारी चल रही है। तो बेसिकली उनको रिलीज किया गया था एनएक्सटी से, ना कि वो एनएक्सटी को छोड़ के गए थे। और जब विलियम रीगल रिलीज हुए थे तो उस दौरान सबसे ज्यादा अनहैप्पी बंदे थे ट्रिपल एच, क्योंकि दोनों ही एनएक्सटी को संभाल रहे थे। लेकिन आज तो ट्रिपल एच राजा हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो ट्रिपल एच ने गेम तो कर दिया, बहुत सारे सुपरस्टार्स को वापस ले आए, और अब ग्रेट माइंड को भी वापस ले आए। और अब बात करते हैं शील्ड मेंबर्स के बारे में, स्पेशली सेथ रॉलिंस के बारे में और डीन एम्ब्रोज के बारे में।
क्या आप जानना चाहोगे कि सेथ रॉलिंस ने पहली बार कब मुलाकात करी थी डीन एम्ब्रोस के साथ? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो सेथ रॉलिंस ने अपना किस्सा बताया और ये कहा कि मैं पहली बार जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस से मिला था। वो एक छोटा सा टाउन था इलिनॉइस के पास और वो एक चलते हुए ट्रक के पीछे बैठ के बियर पी रहा था। और ये बात इंडिपेंडेंट सर्किट के शो से ठीक पहले की थी। सेथ रॉलिंस ने ये भी बताया साथ में। तो ये मुझे सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी। तो कैसी कैसी मुलाकातें हो जाती हैं और बाद में हम पार्टनर्स बन जाते हैं और फिर मेन रोस्टर में डेब्यू, फिर क्या कमाल किया शील्ड ने, हम सबको पता है ये बात। वैसे कौन कौन चैलेंज कर सकता है बियर पीने में डीन एम्ब्रोस को मेरी ऑडियंस में? तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेथ रॉलिंस के बारे में बात हो गई, जॉन मॉक्सली के बारे में भी बात हो गई। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो आप सब लोगों को पता है कि रोमन रेंस के चैलेंजर हो सकते हैं रॉक। अब ये इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन पिछली वीडियो में किया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके उसे देख लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो क्या सीन चल रहा है कि रॉक की एक सीरीज चल रही है एनबीसी में जो कि है यंग रॉक, और एक इसी सीरीज के दौरान की एक पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया पे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और आपको बता दूं कि ये जो यंग रॉक नाम की जो पूरी सीरीज चल रही है, इसमें रॉक खुद काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे एक्टर हैं जो रॉक का मतलब किरदार निभाना या उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और इसी सीरीज के सेट पर आए थे रॉक, और वहां पे कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब कि वो सामान जो यंग रॉक अपने मतलब आगे जीतेंगे, फ्यूचर में जीतेंगे, और उसमें एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी थी। अब टेक्निकली देखा जाए तो रॉक ने कभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीती, तो फिर उनका जब कैरेक्टर प्ले करेगा तो वहां पे जो उनकी नाम की सीरीज है उसमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का क्या काम? अब ये इस चीज ने, इस फोटोग्राफ ने बहुत तगड़ा भौकाल मचा दिया पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि रूमर्स तो पहले भी उठ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़े रूमर्स के बारे में भी बताया है, तो जाके उसे भी देख लेना। तो रूमर्स तो पहले भी उठ रहे थे, और अब ये चैंपियनशिप वाली जो पूरी पिक्चर आ गई सामने, इसने मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर ये क्लियर एक इंडिकेशन भी है, यानी हमें खुद बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रॉक और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का आगे कनेक्शन होने वाला है। तो मैं होप करता हूं कि रॉयल रंबल में रॉक की अपीयरेंस हो जाए और रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो जाए रेसलमेनिया में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। भले ही रोमन रेंस को मैच करना पड़े रॉक के साथ या ना करना पड़े, वो बात अलग है, मगर उनको मैच करना पड़ेगा रेसलमेनिया में, और एक नहीं दोनों रातों को करना पड़ेगा। तो आपको पूरा मामला समझा देता हूं। तो WWE सिंपली चाहती है कि रोमन रेंस दोनों नाइट्स रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स में रेसल करें, और अभी ये डिस्कशंस नहीं हुआ है कि रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स में अपनी एक एक चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रोमन रेंस या फिर नहीं। मगर दोनों नाइट्स में चैंपियनशिप डिफेंड करना या फिर दोनों नाइट्स को मेन इवेंट करना एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा रोमन रेंस की पूरे कैरेक्टर को या फिर उनकी पूरी पर्सनैलिटी को। और अगर दो नाइट्स को चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी तो फिर दो क्रेडिबल अपोनेंट भी चाहिए, और मेरे हिसाब से वो दोनों अपोनेंट होंगे एक फैमिली से और एक वर्क से। यानी कि रॉयल रंबल में जीता हुआ बंदा रोमन रेंस को तो चैलेंज करेगा ही करेगा, लेकिन उनकी फैमिली से भी एक बंदा रोमन रेंस को चैलेंज करेगा। और फैमिली में मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन जो ऑनरी ऊसो हैं या फिर द रॉक, ये दो फैमिली बंदे हो सकते हैं, या फिर कोडी रोड्स और ब्रे वाइट जो काम के मतलब एक तरीके से वर्क से या फिर रॉयल रंबल से निकल के आएंगे और रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। तो रेसलमेनिया सीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों नाइट्स पे चैंपियनशिप डिफेंड करना अपने आप में रिकॉर्ड होगा रोमन रेंस के लिए। तो आई होप ऐसा कुछ बढ़िया हो जाए रेसलमेनिया सीजन में, बस मजा आ जाए। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।